मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज भी क्लास 12 में बायोलॉजी का लेसन जो 2 नंबर है इसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसके 4 पार्ट अपने पढ़ चुके हैं। आज पार्ट नंबर 5। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि नर युग्मकोद्भिद है उसका निर्माण कैसे होता है। नर युग्मकोद्भिद के परिवर्तन की अवस्थाएं पढ़ी थी। तो नर युग्मकोद्भिद किसको बोलते हैं? जब अंकुरित परागकण होता है तो उसे नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है, यानी अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो जो नर युग्मकोद्भिद बनता है उसमें नर युग्मक जो 2 नर युग्मक बनते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता है, आपने डायग्राम लास्ट वीडियो में देखा कि अंकुरित परागकण किस प्रकार का होता है। उसमें 2 कोशिकाएं बनती है, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। जनन कोशिका आगे समसूत्री विभाजन करती है और नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो आज आप हेडिंग डालना नर युग्मकों का निर्माण। तो ये जो नर युग्मक है इनका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में नोट करना। तो सबसे पहले जो 2 कोशिकाएं बनी, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। अब नर युग्मक में आप जानना जनन कोशिका वही भाग लेती है। तो सबसे पहले नोट करेंगे जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से नर युग्मकों का निर्माण होता है। क्या लिखोगे? नर युग्मकों में समसूत्री विभाजन से नर युग्मक का निर्माण होता है। फिर आगे यह विभाजन तब होता है जब परागकण परागकोश में होता है, यानी नर युग्मकोद्भिद बना और उसमें जो जनन कोशिका है उस जनन कोशिका में ये समसूत्री विभाजन कब होता है? जब परागकण है वो किसके अंदर? परागकोशों में होता है। और परागकण के परागकोश से प्रकीर्णन, मतलब परागकण है वो परागकोश से निकलने के पश्चात जनन कोशिका में विभाजन होना शुरू हो जाता है। परागकण है वो परागकोश से मुक्त हुआ और जो उसमें जनन कोशिका बनी थी उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। और जनन कोशिका में विभाजन है वो परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पार होते हैं। आपको पता है परागकण किसे कहते हैं? परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। तो जो जनन कोशिका कायिक कोशिका है वह परागकण से पूर्व बन जाती है, लेकिन जब परागकण क्रिया होती है तो वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं। तो उस वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में जो जनन कोशिका थी उसमें समसूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं। अधिकांश कारकों में नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया परागकण के अंकुरण के बाद किसमें होती है? परागनलिका में होती है। तो ज्यादातर कारकों में नर युग्मक कब बनता है? जब परागकण का अंकुरण हो जाता है, यानी नर युग्मकोद्भिद बन जाता है। तो उसके बाद में एक परागनली बनती है और उस परागनली में ही जनन कोशिका है वो समसूत्री विभाजन करती है और नर युग्मक बनाती है। जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है अंकुरित परागकण तो क्या होता है? जब परागनलिका है वो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचा और उसमें परागनली बनी, वो परागनली वर्तिका में नीचे की ओर वृद्धि करती है। उस समय जनन कोशिका परागकण से परागनली में आ जाती है और यहाँ जनन कोशिका में सूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन में आपको पता है एक कोशिका विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाती है और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका 4 कोशिकाएं बनाती है। तो 2 कोशिकाएं जो बनती हैं वो क्या होती है? नर युग्मक होती हैं। और प्रत्येक नर युग्मक होता है कैसा? अचल, एकशाबिक, अगुणित और एक केंद्रकी होता है। तो जो नर युग्मक है उसके निर्माण की प्रक्रिया आप नोट करेंगे कि सबसे पहले परागकण अंकुरित होता है। वह परागकण से पहले परागकोश में अंकुरित हो जाता है। अंकुरित परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो
कोशिका में पहुंचने के बाद में जो पराग में उसमें जो जनन कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं और जनन कोशिका आगे दो कोशिकाओं में बदल जाती है जिसे नर युग्मक कहा जाता है। और ये नर युग्मक है ये आगे बीज निर्माण में यानी लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। फिर अगला टॉपिक डालोगे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन। तो मादा युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? स्त्री केशर को मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब उसकी परिवर्तन कैसे होता है और उसकी संरचना क्या है? तो स्त्री केशर जो बीज वाला पुष्प का भाग होता है उसे स्त्री केशर कहते हैं। इसमें देखो कौन कौन से भाग होते हैं। यह वर्तिकाग्र होता है, बीज वाला नलिका रूपी भाग वर्तिका, आधार भाग जो खुला होता है इसे कहते हैं अंडाशय, और ये है बीजांड। बीज में जिसमें कोशिकाएं होती है उसे भ्रूण कोश, यह बीजांड द्वार, बीजांड द्वार से बोलेंगे जहां पर बीजांड का आगे से खुला हुआ भाग होता है। तो इस तरह से ये परिपक्व स्त्री केशर है उसके परिपक्व बीजांड के प्रमुख भाग दिखाए गए हैं। अब जो गुरु बीजाणु पर्ण है अथवा अंडक जो इसमें पाए जाते हैं अंडाशय के अंदर अंडक होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं? तो मादा जननांग को जायांग कहते हैं। ये जायांग या स्त्री केशर बोलते हैं। यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है। अपने पुष्प के डायग्राम का फर्स्ट लेसन में डायग्राम देखा उसमें जो बीज वाला भाग आपको बताया गया था स्त्री केशर होता है। जायांग का निर्माण एक या अधिक अंडकों से होता है। तो अंडाशय के अंदर अंडक पाए जाते हैं उसमें एक या अधिक अंडक होते हैं। जो अंडकों को धारण करने वाली पत्तियां होती है उन्हें गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो गुरु बीजाणु पर्ण की परिभाषा लिखोगे अंडकों को धारण करने वाली पत्तियां गुरु बीजाणु पर्ण कहलाती हैं। फिर आगे स्त्री केशर है या जो अंडक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? स्त्री केशर दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर वियुक्तांडपी नोट करोगे, दो नंबर है युक्तांडपी। तो वियुक्तांडपी वियुक्त मतलब अलग अलग होना। तो जब दो या दो से अधिक अंडक होते हैं लेकिन वो अलग अलग दिखाई देते हैं तो उसे वियुक्तांडपी कहते हैं। जैसे ये बीच वाला अंडाशय के अनुप्रस्थ काट होगी जिसमें ये एक से अधिक अंडक है, ये 3 अंडक है लेकिन तीनों पृथक है तो ये हो गया वियुक्तांडपी। यानी परिभाषा में लिखोगे जब अंडक दो या दो से अधिक हों लेकिन सभी पृथक हों तो उसे वियुक्तांडपी कहते हैं। फिर अगला है 2 नंबर युक्तांडपी। युक्तांडपी में जब दो या दो से अधिक अंडक साथ में जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से जुड़े हुए होंगे तो ये कौन सा होगा? युक्तांडपी। मतलब जायांग के अंडक सभी जुड़े हुए होते हैं तो इसे कहते हैं युक्तांडपी। तो इन दोनों में अपने ऐसे अंतर लिखना है। फिर इसके बाद में अपने पढ़ेंगे जो इसके अंदर बीजांड होता है उस बीजांड की संरचना क्या होती है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने जो स्त्री केशर है इसके प्रमुख भागों को पढ़ा। इसमें वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र जहाँ पर परागकण दिखते हैं और अंकुरित होते हैं उसे वर्तिकाग्र। वर्तिका एक वृंतनुमा पतली संरचना होती है और बीजांड है वो अंडाशय के अंदर पाए जाने वाली संरचना है। और
बीजांड में जो अंडक है वह पाए जाते हैं। तो आगे अपने जो